दोस्तों साल 2008 में क्या हुआ था? अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो हर कोई इसे अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करता है। कोई कहता है कि अमेरिका के अंदर हाउसिंग क्राइसिस खड़ी हो गई थी, तो कोई कहेगा कि 150 साल पुराना लेमन ब्रदर्स बैंक कोलैप्स कर गया था, तो कोई इसे सब प्राइम लोन क्राइसिस का नाम देता है। साल 2008 में हुए इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन को अगर हम सिर्फ 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो शायद ये गलत ना हो, जिसका नाम है ग्रीड, इग्नोरेंस और पैनिक। साल 2008 की ये क्राइसिस अमेरिका से शुरू हुई और फैलते फैलते इसने यूरोप और एशिया जैसे बड़े देशों को अपने जद पर ले लिया। इस ही क्राइसिस की वजह से 150 साल पुराना लेमन ब्रदर्स बैंक, जो कि उस दौर में अपने टॉप एम्प्लॉइज को $1 बिलियन के करीब की सैलरी पे कर रहा था, पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि यूरोप में, एशिया में और दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना रोजगार खोया, अपनी जीवन की जमा जथा गवा दी। दोस्तों इस रिसर्च को कंक्लूड करने में हमने 10 दिन से ज्यादा का वक्त लिया है। 150 से भी ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स को खंगाला है ताकि हम आप तक पहुंचा सकें कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों दुनिया की हर एक बड़ी क्राइसिस की तरह साल 2008 की इस बड़ी क्राइसिस की शुरुआत भी सिर्फ कुछ दिन या फिर कुछ महीनों में नहीं हुई, बल्कि इसमें सालों का इंतजार रहा। इसकी शुरुआत लेट 90s में ही हो गई थी, जब आपको शायद याद हो कि इंटरनेट बूम चल रहा था, मार्केट में बाहर आई हुई थी। हर एक छोटी बड़ी कंपनी जिसके नाम के आगे .com लगा था, वो अपना IPO लेकर आ रही थी, मार्केट से हैवी वैल्यूएशंस उठा रही थी और लोगों को लग रहा था कि इस शाम की कोई सुबह ही नहीं है। ये एक गोल्डन एज की तरह महसूस हो रहा था जब हर कोई पैसा कमाना चाह रहा था। रियल एस्टेट बूम भी था, हर एक चीज पैसा कमाने का जरिया बन चुका था। लेकिन साल 2000 आते आते .com बबल बर्स्ट हो जाता है। तभी दुनिया की तमाम टेक कंपनीज को एक बड़ा झटका लगता है। 2-3 सालों तक मार्केट्स कूल डाउन होते हैं और इस ही बीच में लोगों की अब जो कंजम्पशन है वो कम हो चुकी थी। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में उन्होंने अपने हाथ जला रखे थे। इसीलिए लोग अब सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि लोग जो भी पैसा कमाते थे उसे सिर्फ सेव करना चाहते थे, खर्च नहीं करना चाहते थे। यही रीजन था कि फेड यानी कि फेडरल रिजर्व ने भी इंटरेस्ट रेट को अपने ऑल टाइम हाई 6% पर धीरे धीरे पहुंचा दिया था। ज्यादा इंटरेस्ट होने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि लोग जो भी पैसा कमा रहे थे उसे बैंक्स में रख रहे थे, जिस पर उन्हें ठीक ठाक इंटरेस्ट मिलता था। लोग कंजम्पशन बहुत कम कर चुके थे, साथ ही में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से लोन के डिसबर्सल्स भी बहुत कम हो चुके थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन धीरे धीरे फेड ने रियलाइज किया कि मार्केट में अगर कंजम्पशन को बढ़ावा देना है तो लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट ईज किए जाने हैं, यानी कि इंटरेस्ट को कम करेंगे तभी तो लोग पैसा बाहर निकालेंगे बैंक से और मार्केट में इसे स्पेंड करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए फेड ने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए और अपने कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना शुरू किया। फेड ने 11 बार इंटरेस्ट रेट कम किए। इन 11 बार में लगभग इंटरेस्ट रेट 1.75% तक आ चुके थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कहां तो इंटरेस्ट रेट पहले 6% के करीब थे और कहां पर अब इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1.75% के करीब आ चुके थे। इसका मतलब यह था कि लोगों के पास अब रिस्क लेने के लिए ज्यादा रूम बचा था। लोग सोच रहे थे कि बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि क्यों ना इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि बैंक में तो भाई कोई बड़ा इंटरेस्ट मिलना नहीं है, लोन भी काफी हद तक सस्ते हो चुके थे। अब क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी IPOs में और शेयर मार्केट में अपना पैसा काफी हद तक गवाया हुआ था, इसलिए लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए लोग अब फिजिकल एसेट या फिर हार्ड एसेट की तरफ बढ़ रहे थे। वो चाह रहे थे कि क्यों ना सोना, चांदी या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए, और यहीं से शुरुआत होती है एक बड़ी क्राइसिस की। दोस्तों उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे जॉर्ज W बुश, जिन्होंने अमेरिकन से उस दौर में वैसे ही वादे किए जैसे आज आप हमारे देश के नेताओं को वादा करते हुए देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हर गरीब के सर पे पक्की छत हो, हर एक गरीब अपने खुद के मकान में रहे, गर्व से कहे कि ये मेरा घर है।
उसी ही तरह से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी अमेरिकन से वादा किया कि हम चाहते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा कम थे और डब्ल्यू बुश को ये अंदाजा था, उन्हें लगता था कि यहाँ पर लोग आसानी से कम कीमतों के साथ अपने लोन लेंगे और उन्हें धीरे धीरे चुका लेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हेज फंड मैनेजर्स थे, यहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट थे, जो सरकार को वार्न कर रहे थे और कह रहे थे कि ये होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जो कि एक बड़ी क्राइसिस को बुलावा दे सकता है। इसमें माइकल ब्यूरी का एक नाम सामने आता है, जिन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था साल 2008 के क्राइसिस को, जो कि एक हेज फंड मैनेजर थे और उन्होंने इस मार्केट कोलैप्स में भी काफी पैसा कमाया था। साल 2005 आते आते रघुराम राजन, जो कि उस वक्त आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट भी थे, एक वक्त हमारे देश के आरबीआई गवर्नर भी रहे, उन्होंने भी वार्न किया था कि हाउसिंग फॉर ऑल का ये जो सपना है, ये एक बड़ी क्राइसिस को न्योता देने वाला है। लेकिन इन लोगों की बातों को किसी ने नहीं सुना और उस वक्त पर हर किसी के मन में सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का और घर खरीदने का शौक चढ़ा हुआ था। बहुत से प्रोफेसर्स को, बहुत से बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को पैसा दिया जाता था, गवर्नमेंट पैसा देती थी, यहाँ तक के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पैसा देते थे कि आप अच्छे आर्टिकल्स लिखिए, आप पॉजिटिव रिव्यूज लिखिए, आप बताइए कि किस तरह से जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जो भी इस तरह के हालात हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं हमारी इकोनॉमी के लिए और लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें किसी तरह की क्राइसिस की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। जिन प्रोफेसर्स की साल की सैलरी इतनी नहीं होती थी, वो उन्हें सिर्फ एक आर्टिकल लिखने के लिए दिया जा रहा था, ताकि आम लोगों का भरोसा उनकी बातों पर आ जाए और जो उस वक्त के हालात हैं उस पर कोई शक ना कर सके। अब दोस्तों, बुश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये जाना जाता था कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटलिस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज बना रही है, क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी के बारे में आम राय यही है कि वो कैपिटलिस्ट और पूंजीपतियों के पक्ष में पॉलिसीज तैयार करती है। इसीलिए उन्होंने उस दौर में अपने यूएस ट्रेजरी हेड के तौर पे हैंक पॉल्सन को अपॉइंट किया, जो कि उस वक्त गोल्डमैन सैक्स नाम के एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के बड़े ऑफिसर के तौर पे जाने जाते थे, जिनके अपॉइंटमेंट पर आम लोगों ने भी काफी ऐतराज जताया और कहा कि एक ऐसा शख्स जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड से आता है, क्या वो लोगों के पक्ष में पॉलिसीज बना पाएगा। और इस पूरे फैसले को बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफेंड किया और हैंक पॉल्सन बन गए यूएस के ट्रेजरी हेड। अब हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि एक तरह का यूफोरिया क्रिएट हो गया था। हर कोई रियल एस्टेट खरीदना चाहता था इस उम्मीद में कि उन्हें सस्ता घर मिल रहा है, बैंक्स लोन देना चाहते थे उस उम्मीद में कि यहाँ पर उन्हें अच्छा खासा धीरे धीरे इंटरेस्ट मिलेगा, और सरकार को लग रहा था कि वो अपने वादे पूरे कर रही है। और यहीं पर एक ग्रीड का क्राइटेरिया शुरू होता है, जिसके पीछे हर कोई भाग रहा था। अब दोस्तों, अमेरिकन बैंक्स जिस तरह से लोगों को लोन दे रहे थे, उन लोन्स को प्राइम लोन कहा जा रहा था। यानी कि बैंक्स देखते थे कि जो इंडिविजुअल लोन ले रहा है उसके पास पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर वो लोन नहीं दे पाएगा तो उसका घर गिरवी रख लिया जाएगा, या फिर किसी तरह की सिक्योरिटी या असेट पहले ही ले ली जाती थी, उसके बदले में उसे कंज्यूमर लोन दिया जाता था। और यही हो रहा था काफी समय से। लेकिन ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कूल डाउन होने लगी। अब लोगों को लगा कि भाई बहुत से लोगों को पैसे तो दे दिए गए हैं, लेकिन उनके जो रियल स्टेट है वो काफी मजबूत है, यानी कि उनके डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट इजाद किया गया सब प्राइम लोन का। सब प्राइम लोन का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसे लोगों को लोन दिया जाए जिनकी पेइंग कैपेसिटी शायद बहुत ही ज्यादा बेकार है, यानी कि उनके पास उनके खुद के फाइनेंशियल्स मैनेज करने के लिए पैसा नहीं है, और उनको लोन दे दिया जाए ताकि वो अपने कंजम्पशन को कंटिन्यू कर सके। ये एक तरीके से रिस्कियर लोन के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बैंक्स का मत यही था कि लोन अगर लोग घर के लिए ले रहे हैं और इन केस वो नहीं चुका पाते हैं तो उसके बदले में उनका जो घर है वो हम ले लेंगे, तो हमारा लोन एक तरीके से सिक्योर्ड लोन हो गया। और यहाँ पर नाम सामने आता है एंजेलो मोजिलो का। एंजेलो मोजिलो के बारे में कहा जाता है कि ये वही शख्स है जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आती है साल 2008 के बड़े क्राइसिस की। एंजेलो मोजिलो उस वक्त यूएस के एक बड़े मॉर्गेज लेंडर के तौर पे जाने जाते थे, जो कि कंट्री वाइड फाइनेंशियल्स के को फाउंडर और सीईओ थे। उन्होंने ही इस कंसेप्ट को इजाद किया और कहा कि क्यों ना रिस्कियर लोन्स दिए जाएं, उन लोगों को लोन दिया जाए जिनके पास शायद इनकम सोर्स भी नहीं है, और अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो उनके घर हम गिरवी रख लेंगे। और इस पूरे आइडिया को ये कहकर इंप्लीमेंट किया जा रहा था कि एवरी फैमिली नीड्स अ होम। ये एक स्लोगन चल रहा था उस पूरे दौर में, ताकि आम लोगों के अंदर ये धारणा लाई जाए कि अगर उनका परिवार है तो उनके पास एक घर, खुद का घर होना जरूरी है। हर किसी को अपने सपनों का घर मिल रहा था,
लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और इसी ही को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हुए यूएस के बड़े बड़े बैंक सब प्राइम लोन बांटने लगे, यानी कि ऐसे लोन्स जो कि अनसिक्योर्ड थे, जिनके वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। यहाँ पर बैंक्स को बस यही उम्मीद थी कि इनकेस लोग डिफॉल्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हम कन्फिस्केट कर लेंगे, फिर उसे सेल कर देंगे और हमारा पैसा प्रॉफिट के साथ हमें मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा इग्नोरेंस प्ले आउट हो रहा है, जहां पर लोग रिस्क को पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। और लोग ऐसा ही करते हैं। जिन लोगों को सब प्राइम लोन दिया जा रहा था, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि जिस इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन दिया जा रहा है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, यानी कि हो सकता है पहले साल उन्हें सिर्फ 1.75% के करीब का इंटरेस्ट चुकाना हो, अगले साल वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, उसके अगले साल वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन लोगों ने इस बात की जानकारी नहीं ली और साल 2006 आते आते तक सब प्राइम लोन के मामले में 50% के करीब ऐसे लोग थे जिनके पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं था, तो उनके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और यही एक बड़े खतरे की घंटी बनती है। अब यहाँ पर अंधाधुंध लोन बांटे जा रहे हैं उन लोगों को जिनकी उम्र 70 साल है, 20 साल के लिए लोन दे दिया। 20 साल का ये जो लोन है, इस पर यह भी नहीं चेक किया गया कि सामने वाले के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसके पास इनकम का सोर्स क्या है। बस यही सोचा कि यहाँ पर कागज तो उसके घर के हमारे ही पास है, इन केस ये डिफॉल्ट कर जाता है तो प्रॉपर्टी हम जब्त कर लेंगे, उसे सेल करके उसे पैसा कमा लेंगे। और इसी ही के एवज पर सीडीओस तैयार किए गए, यानी कि कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। इन सीडीओस में बहुत सारी एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज थी। इन सिक्योरिटीज के बंडल्स बनाए गए थे, पैकेट्स बनाए गए थे, इन्हें अच्छे से तैयार किया गया था। एचएनआई क्लाइंट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए उन्हें सेल किया गया था ये बोलकर कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे। ये बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एसेट्स हैं जो बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं हो सकते हैं। अब आलम यह था कि साथ ही में इंटरेस्ट रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। 2%, 3%, 4%, 5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके थे और वही हुआ जिसका डर था। लोग लोन नहीं चुका पाए, उन्होंने अपने घर को वापस से बैंक को सेल कर दिया, ये कहकर कि अब उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है इन घरों के लोन चुकाने की। और यही होता है, बैंक्स के पास घरों का, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का अंबार लग जाता है। बैंक्स शुरुआत में तो सोचते हैं कि चलो इन्हें ऑक्शन करते हैं और मास ऑक्शन सेलिंग होती है, यानी कि बैंक्स घरों को सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट में बायर भी तो होना चाहिए। और मार्केट में जब सबके पास घर होने जा रहा था तो बायर कहां से मिलता। साथ ही में इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो गए थे कि कोई अब लोन लेकर घर नहीं लेना चाहता था और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स सब फंस चुके थे। सीडीओज जो इनको बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड माना जा रहा था, ये कोलैप्स होने लग रहे थे और इन्हीं सीडीओज में बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ था लेमन ब्रदर्स का। लेमन ब्रदर्स बैंक, जिसके ऑफिशियल्स की उस टाइम की एक साल की सैलरी $1 बिलियन से ज्यादा की होती थी, वो संकट में घिर चुका था क्योंकि उसके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन में फंसे हुए थे। लेकिन सिर्फ लेमन ब्रदर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल बैंक्स ही इस सीडीओ के चक्कर में नहीं फंसे थे। ये जो कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस थे, इन्हें उस दौरान AAA+ रेटिंग दी गई थी, जिससे ये माना जाता था कि ये बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा और ये सेफेस्ट एसेट है अगर किसी को इन्वेस्ट करना है। और उस दौरान के एचएनआईज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को इन सीडीओस पर इन्वेस्टमेंट करवाया गया था और साथ ही में तमाम इंश्योरेंस कंपनीज ने इसकी गारंटी भी ली थी। इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंसेस बेचे थे और कहा था कि भाई सीडीओ अगर कोलैप्स कर जाता है तो इसके बदले में पैसा हम देंगे। और यहाँ पर होता भी ऐसे ही है। एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम था AIG, वो भी इस संकट में घिर जाती है क्योंकि सीडीओस कोलैप्स कर रहे थे और उसने सीडीओस पर सबसे ज्यादा इंश्योरेंसेस बांटे हुए थे। AIG के साथ साथ कंट्री वाइड फाइनेंशियल्स, जिसके फाउंडर और CEO थे एंजेलो मोजुलो, उसकी भी मुसीबतें बढ़ चुकी थी क्योंकि इस बवंडर में वो पूरी फर्म भी फंस चुकी थी। और अब धीरे धीरे ये जो क्राइसिस थी, ये अमेरिका से बाहर निकलकर यूरोप और पूरी दुनिया पर फैल चुकी थी। उन तमाम इंस्टीट्यूशन और बैंक्स पर फैल चुकी थी जिनका एक्सपोजर सब प्राइम लोन्स पर था। यहाँ पर हैंक पॉल्सन, जो कि ट्रेजरी हेड थे यूएस के उस दौरान, वो आपातकालीन बैठक बुलाते हैं जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बैंकर्स को बुलाया जाता है, जिसमें सिटी बैंक, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, इन बैंक्स के इंस्टीट्यूशनल हेड्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लेमन ब्रदर्स के किसी भी इंस्टीट्यूशनल हेड को नहीं बुलाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक साजिश के तहत किया गया, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लेमन ब्रदर्स के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ही ज्यादा घमंड में थे कि शायद उनका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर ये सब भी गलत साबित होते हैं।
यहाँ पर अगर एंजेलो मजुलो की बात करें तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, जिसके तहत उन्होंने और उनकी कंपनी ने बड़े घोटाले भी किए हैं। इसी के तहत कंट्री वाइड फाइनेंशियल्स के जो असेट्स थे वो एक तरीके से एक्वायर कर लिए जाते हैं बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। इसीलिए एक तरह से बेल आउट किया जाता है कंट्री वाइड फाइनेंशियल को, और एंजेलो मजुलो पर फाइन लगता है $67.5 मिलियन का उस दौरान। इंश्योरेंस कंपनी AIG के असेट्स को भी एक तरीके से यूएस गवर्नमेंट अक्वायर कर लेती है और इन्हें $85 बिलियन का बेल आउट दिया जाता है, ताकि जितने भी इनकी इंश्योरेंसेस कंप्लायंस थे उन्हें पूरा किया जा सके और आम लोगों का जो पैसा है उसकी रखवाली की जा सके। ये होता है। साथ ही में अगर लेमन ब्रदर्स की बात करें तो 15 सितंबर 2008 को लेमन ब्रदर्स फाइनली बैंकरप्सी फाइल कर देता है, और अब 150 साल पुराना लेमन ब्रदर्स बैंक, जिसके टॉप ऑफिशियल्स बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर अर्न करते थे एनुअली, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। लेकिन दोस्तों, इतना कर देना भर ही काफी नहीं था, क्योंकि ये जो हालात थे अब बद से बदतर होते जा रहे थे। अमेरिका से निकलकर ये क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट 50-60% की गिरावट तक पहुंच चुके थे। घरों की कीमतें कम हो रही थी। जिन लोगों का जेन्युइन पैसा बैंक के अंदर था, जिन बैंक्स का एक्सपोजर भी नहीं था सब प्राइम लोन्स पर, उन बैंक्स को भी घाटा हो रहा था, क्योंकि लोगों को डर लगता था कि बैंक में हमारा जो पैसा है कहीं वो असुरक्षित तो नहीं है, कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा। इसलिए लोग दुनिया भर में अपने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। दुनिया भर के घरों की कीमतों में तेजी से गिरावट देखी जाती है। अमेरिका के अंदर ही 50-60% के करीब लोगों के घरों की कीमतें गिर जाती हैं। जिन लोगों ने सच में अच्छे से पैसा देकर घर लिया था, बहुत पहले कभी घर लिया था, उनके घरों की कीमतें भी आधी हो चुकी थी, और वो भी यही चाह रहे थे कि क्यों ना घर बेचकर पैसा हाथ में ले लिया जाए, क्योंकि किसी के पास भी पैसा नहीं था। इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्रंच हो चुका था। इन्हीं सबको देखते हुए अमेरिकन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। $800 बिलियन के करीब का एक बेल आउट पैकेज तैयार किया गया, ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, पटरी पर लाया जा सके। और अब धीरे धीरे अमेरिकन सरकार की आंखें भी खुलने लग गई थी। उन्हें रियलाइज होने लग गया था कि जो पहले हेज फंड मैनेजर्स या फिर चीफ इकोनॉमिस्ट जैसे कि माइकल ब्यूरी या फिर रघुराम राजन कह रहे थे वो गलत नहीं था, और वो सब अब सच साबित हो रहा था। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया एक बड़ी मंदी के आगोश में आ चुकी थी। इसीलिए फौरी तौर पे अमेरिकन सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था ट्रैप। ट्रैप का मतलब था ट्रबल्ड असेट रिलीफ प्रोग्राम। इसके जरिए अब अमेरिकन सरकार ने $700 बिलियन के करीब का अमाउंट बैंक्स को दिया, ताकि उनसे ट्रबल्ड असेट और टॉक्सिक असेट्स परचेज किए जाएं। ये वही रियल एस्टेट और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज थी जिसके लिए लोग पहले पागलों की तरह लोन ले रहे थे ताकि इन्हें खरीद सकें, और अब लोग इन्हें पागलों की तरह बेच रहे थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। इसके अलावा अब अमेरिकन सरकार को ही इन एसेट्स को परचेज करना था। इसके लिए साल 2009 के अंदर अमेरिकन रिकवरी एंड रीइन्वेस्टमेंट एक्ट 2009 लेकर आया गया, ताकि मार्केट में पैसा रिलीज किया जा सके। साथ ही में साल 2010 के अंदर वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया गया, ताकि ऐसी डिस्क्रिपेंसीज आगे आने वाले वक्त में फॉलो अप ना कर सकें। अमेरिका के कुछ पॉलिटिशियंस और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की वजह से अब पूरी दुनिया में मंदी का साया मंडरा रहा था। दुनिया भर में रियल एस्टेट के दाम गिर चुके थे, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से कोलैप्स कर चुका था। दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। अगर हम बात करें भारत की कि किस तरह से भारत पर इंपैक्ट पड़ा, तो भारत के अंदर भी 10% के करीब के अनएम्प्लॉयमेंट दर्ज की गई साल 2008 के दौरान, यानी कि लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। हालांकि भारत के जो ज्यादातर बैंक्स थे उनका डायरेक्ट एक्सपोजर अमेरिका के सब प्राइम लोन्स पर ना होने की वजह से उन पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आरबीआई ने भी फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया, ताकि लोगों को अपने घरों की किस्त देने में प्रॉब्लम ना आए, और आरबीआई के ऐसा करते ही मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रही। इंडियन स्टॉक मार्केट में साल 2008 में जो नुकसान झेला था, इसकी भरपाई साल 2009 आते आते तक पूरी हो चुकी थी। साल 2008 में 50% से ज्यादा की जो गिरावट हुई थी, इसकी रिकवरी साल 2009 में 60% से ज्यादा के गेन्स के साथ हुई। हालांकि इसका जो असर है पूरी दुनिया में देखा गया, पूरी दुनिया में रिकवरी साल 2009 आते आते तक देखने को मिल रही थी, लेकिन अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया। और अब इस पूरे क्राइसिस के बाद वही हुआ जो हर क्राइसिस के बाद होता है। लोग रियल एस्टेट परचेज कम करने लग गए, साथ ही में लोन भी कम अवेल करने लग गए। बैंक्स में अब ज्यादा पैसा लोग नहीं रखना चाहते थे। इसी के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी काफी कम होने लग गए।
पार्टिसिपेशन भी बहुत हद तक कम हो चुका था। लोग अब पैसा अपने पास ही सेव करना चाहते थे क्योंकि उन्हें रियलाइज हो चुका था कि कैश ही किंग होता है। मुसीबत के वक्त में अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप भी कंगाल हो सकते हैं। अब इस पूरे क्राइसिस से दुनिया भर में बहुत सारे लेसन्स क्रिएट हुए जिसके बारे में आज तक लोगों को किताबों में पढ़ाया जाता है, वो भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार दुनिया ने इस क्राइसिस से क्या कुछ सीखा। सबसे पहली जो क्राइसिस से सीख मिली वो थी रिस्क मैनेजमेंट की, कि आप किसी के बारे में इतना ग्रीडी मत हो जाइए कि आप उससे जुड़े जो रिस्क हैं उन्हें पूरी तरह से अवॉइड कर दें। अगर आप ये रियलाइज नहीं करेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है, कैसा है, किस हद तक प्ले आउट हो सकता है, तो शायद आप अब पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए अपने आप को प्लान कर रहे हैं। इसीलिए अपने रिस्क को देखकर बिना लालच के सोच समझ कर ही अपने प्रॉपर्टीज और अदर इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करें, बिना किसी लालच के और बिना किसी ग्रीड के। दूसरा जो बड़ा लेसन सीखने को मिलता है वो है गवर्नेंस के स्टेज पे, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि रेगुलेशंस का अभाव बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक रिस्कियर असेट के पीछे भागते गए। गवर्नमेंट ने भी अपनी चीजों को नजरअंदाज किया जिसके चलते कम रेगुलेशन हुए और यहाँ पर लोगों को भारी नुकसान हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट के और अथॉरिटीज के रेगुलेशंस होना, इंटैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें डिस्क्रिपेंसी आएगी तो लोगों को ही इन दी एंड बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इससे जो तीसरा लेसन हमें सीखने को मिलता है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी कहते हैं कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने सारे एसेट्स को एक जगह इन्वेस्ट मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आप एक बड़े रिस्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसीलिए डाइवर्सिफाई करिए, हर एक स्पेस में अपने पैसे को हेज करिए जिससे आपका जो रिस्क है वो अवॉइड किया जा सके। जो चौथा लेसन हमें सीखने को मिलता है वो है लेमन ब्रदर क्राइसिस के बारे में। दोस्तों, लेमन ब्रदर्स 150 साल पुराना एक बैंक था जिसके बारे में लोग कहते थे इट्स टू बिग टू फेल। इसके जो टॉप एम्प्लॉइज थे वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, लेकिन यही जो गुमान था, यही जो घमंड था, ये इस पूरे बैंक को ले डूबा। There is nothing in this world that is too big to fail। इस 2008 की क्राइसिस ने इसने साबित कर दिया कि आप जितनी भी बड़ी कंपनी हो, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, एक ना एक दिन अगर आपका मौका नहीं है, अगर आपका समय खराब चल रहा है तो आप बर्बाद हो जाएंगे और कोई फिर आपको पूछने वाला भी नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ लेमन ब्रदर्स के साथ हुआ। जैसे हमारे देश में कुछ बड़ी कंपनीज के बारे में कहते हैं कि इन कंपनीज पर हम भरोसा कर सकते हैं, ये कंपनी तो कहीं नहीं जाएगी, नहीं तो सरकार इसे बचा लेगी। इस तरह के गुमान में आम जनता को भी नहीं रहना चाहिए। पांचवा जो बड़ा लेसन सीखने को मिलता है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। जी हाँ दोस्तों, आम जनता ने, जिसने सिर्फ प्रचार को देखकर, जिसने लोगों की बातों में आकर अपने इन्वेस्टमेंट किए, अपने जीवन की जमा जथा लगा दी, उसने सही से फाइनेंशियल्स को नहीं समझा। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी आम जनता में होती तो शायद वो एक्सपर्ट्स की बात सुनते, शायद वो उन लोगों की बात सुनते जो पहले से ही आगाह कर रहे थे कि एक बड़ी मुसीबत आगे दिखाई दे रही है। इस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो 2008 की क्राइसिस से हमें सीखने को मिलता है। सिक्स्थ लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो है गवर्नमेंट की तरफ से। आपने गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को देखा, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने इस पूरे मैटर में टाइमली इंटरवीन किया, वरना ये प्रॉब्लम हद से बाहर चली जाती। इसीलिए इसे कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन टू मच गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी काफी हद तक स्थिति को खराब कर सकता है। इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच अगर गवर्नमेंट अपनाती है और किसी मामले में इंटरवीन करती है तो स्थिति को सुधारा जा सकता है। ये भी इस केस स्टडी से हमें सीखने को मिलता है। छठा लेसन है मॉरल हजार्ड, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बिलियनर्स होते हैं, उन्हें बेल आउट मिल जाता है, चाहे वो जितने भी बड़े फ्रॉड कर लें। इंडिया के अंदर ही आपने येस बैंक का एक बड़ा केस देखा होगा। वोडाफोन आइडिया में भी गवर्नमेंट ने स्टेक लिए हुए हैं ताकि इस कंपनी को बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो हाई रिस्क होता है उसमें गवर्नमेंट काफी हद तक इन्वॉल्व हो जाती है जब बात आम जनता की आती है। तो दोस्तों, इन लेसन से आपको क्या लगता है? क्या लोग इससे आगे सीख लेंगे, या फिर आपको लगता है कि लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं बिना ये समझे कि इतिहास हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर वक्त वक्त पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। मिलेंगे और भी किसी बेहतरीन कंटेंट और वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।